बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं पेज नंबर 27 पर पहुँच गई हूँ। आखिरी पैराग्राफ शुरू करती हूँ। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। यानी कि साउथ कोल एक ऐसी जगह है जो पृथ्वी की सबसे कठोर जगह मान करके के नाम से उसे प्रसिद्ध किया गया, मतलब माना गया कि जगह कठोर है। और थोड़ी देर के बाद वो लोग साउथ कोल कैंप में चले आए। वहां पर उनसे लाहाटू और बिस्सा नीचे मिलने आए थे। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। बचेंद्री पाल को इतना उत्साह था कि वो दूसरे दिन सुबह ही जल्दी उठ जाती हैं। 4 बजे उठ करके उन्होंने बर्फ को पिघलाया, चाय बनाई, कुछ बिस्किट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। कहने का मतलब कि उनके अंदर इतना उत्साह था कि वो जितना सवेरे सोचती थी कि निकल के अपनी मतलब यात्रा को शुरू कर दें, तो उन्होंने हल्का सा नाश्ता किया, चाय पी, एक दो बिस्किट खाया, आधी चॉकलेट खाई। नाश्ता उनके लिए इतना था क्योंकि चढ़ाई चढ़नी थी, तो इस नाते से नाश्ता भी हल्का ही किया था। नाश्ता करने के बाद लगभग 5:30 बजे वो अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदोर जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था, और साथ चढ़ने के लिए अंगदोर जी बाहर खड़े थे और वो साथ चढ़ने के लिए उनके साथ और कोई नहीं था, वो उन्हीं के साथ निकल पड़ी। अंगदोर जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण पैर ठंडे पड़ जाते थे, तो इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले और रात्रि के में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी पर चढ़कर साउथ कोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। तो अंगदोर जी जो थे वो ऑक्सीजन बिना चढ़ाई चढ़ते थे, और लेकिन चढ़ते चढ़ते उनके पांव एकदम ठंडे हो जाते थे, और ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में वातावरण में रहने के कारण वो वहाँ रात रुक नहीं सकते थे। तो या तो वापस आते और या तो उसी दिन पूरी चढ़ाई चढ़ करके साउथ कोल में रुकते। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जाना चाहूँगी। एक ही दिन में साउथ कोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। फिर वो तुरंत ही चढ़ाई करने के लिए तैयार हो गया। अंगदोर जी साथ चलने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने पूछा कि क्या तुम साथ चलोगी मेरे। और उनका कहना था कि एक ही दिन में साउथ कोल की चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन था, मतलब इतनी अधिक ऊंचाई एक साथ चढ़ना और चढ़ करके फिर वापस आना बहुत कठिन था। इसके अलावा यदि अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसे लौटकर आने का भी जोखिम था, और पैर अगर बर्फ की ठंडक के कारण बिल्कुल अकड़ने लगे या ठंडे पड़ गए तो फिर वो आगे चल नहीं सकते थे, तो उनके लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाता। फिर मुझे भी अंगदोर जी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। तो उन्हें लगा कि किसी भी रूप में वे चढ़ना चाहिए उनको, और उनको अंगदोर जी पर विश्वास भी था, और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता को भी उनके बारे में जानती थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। ठंड इतनी थी, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ करके वो चल देती थी। अब ऐसी ठंड में कोई भी साथ चलने को तैयार नहीं था। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ कोल से बाहर निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया। अब 6:30 बजे जब उजाला हो गया तो दोनों लोग साउथ कोल से बाहर निकले।
अब उजाला दिखने लगा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। तो सुबह 6:30 बजे ऐसे पर्वतीय स्थानों पर तो ठंड बहुत अधिक होना स्वाभाविक है। मैं अपने आरोही उपस्कर में काफ़ी सुरक्षित और गर्म थी, यानी कि जिस कपड़े को पहन करके वो चढ़ाई चढ़ने के लिए तैयार थी, ऊपरी वस्त्र जो था तो वो बहुत काफ़ी गर्म था, तो उन्हें आराम मिल रहा था। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की, और तो और चढ़ाई भी की तो बिना रस्सी के सहारे भी वो चढ़ने लगी। अंगदौर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। बचेंद्री पाल भी बहुत तेज गति से चढ़ती थी। तभी तो उन्होंने जय, मीनू और की जब पीछे रह गए तो उन्हें लगा कि कल उनको उन्हीं के साथ चढ़ाई चढ़नी है, तो ऐसी स्थिति में पता नहीं वो चढ़ पाएंगे कि नहीं, तो उन्हें थोड़ी चिंता हो रही थी। लेकिन अंगदौर जी बहुत तेजी से चढ़ते थे और उनके साथ चढ़ाई करने में बचेंद्री पाल को भी आराम मिलता था। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी कि मानो शीशे की चादरें बिछी हों। पहाड़ी स्थानों पर बर्फ जब गिरती है तो बर्फ ऐसी ही लगती है जैसे पारदर्शी शीशा हो, और चट्टानें इतनी सख्त थी, चिकनी और फिसलने वाली, लेकिन भुरभुरी भी थी, चलने से वो टूटती थी, शीशे की चादर की तरह प्रतीत होती थी। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा। इतनी चिकनी थी कि उस पर चलने में फिसलन हो जाती, तो बर्फ को काट करके कुछ रास्ता बनाना पड़ता है जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांते काट सकें। तो उन्होंने क्या किया कि फावड़े से बर्फ को काटना शुरू किया और बर्फ को काट कर रास्ता बनाने लगे। मैंने उस खतरनाक स्थल पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। अब इतनी फिसलन थी, बर्फ की चट्टान इतनी चिकनी थी, शीशे की तरह एकदम दिखाई दे रही थी, और उसी में उनको चलना था। तो फावड़े से काट काट कर कुछ आड़ा तिरछा करके पैर सख्ती से, कड़ाई से उस पर टिका रहे, इसकी व्यवस्था करके वो चल रहे थे। मैंने उस खतरनाक स्थल पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया, तो उन्हें हर कदम सोच समझ कर ही रखना था, अन्यथा कोई भी दुर्घटना कभी भी हो सकती थी। वो स्थान बर्फ की पहाड़ी का था और चिकनी शीशे की तरह चमकती चिकनी पहाड़ी थी, जिस पे पांव पड़ते ही वो फिसल सकती थी। तो उन्होंने अपना एक एक कदम बहुत सोच समझ कर रखा। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पहुंच गए। अब 2 घंटा बीतते बीतते वो शिखर कैंप पहुंच गए। अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और कहा कि क्या मैं थक गई हूँ। अंगदौर जी तेज तेज चढ़ते थे। जब इन्होंने देखा कि ये थोड़ा धीमे चढ़ रही हैं, तो अंगदौर जी ने पीछे मुड़कर देखा और पीछे देखकर उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मैं थक गई हूँ। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे और अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। जब बचेंद्री पाल ने नहीं कहा तो उन्हें थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद भी पूछने पर कि क्या तुम थक गई हो, उनके अंदर का उत्साह थकने का नाम नहीं लेता था। और होता क्या था कि उन्हें लगता था कि वो थकी नहीं है, चढ़ती जाएंगी, क्योंकि लक्ष्य जब सामने दिखाई पड़ता है तो चढ़ना एकदम दिमाग में चढ़ना आवश्यक था। मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। तो मैंने जवाब दिया नहीं, जिसे सुनकर वे अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। जब बचेंद्री पाल ने कहा कि नहीं मैं थकी नहीं हूँ, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि इतनी चढ़ाई चढ़ने के बाद भी ये कह रही है कि मैं थकी नहीं हूँ। लेकिन वो प्रसन्न हुए कि वास्तव में इनके अंदर चढ़ने का जज्बा है। उन्होंने कहा पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने के में 4 घंटे लगाए थे। अब उन्होंने कहा कि जो अग्रिम दल गया था उसने शिखर कैंप पर जाने में इतना समय लगाया, 4 घंटे का समय लगा था। यदि हम इसी गति से चलते रहे तो शिखर पर दोपहर 1 बजे पहुंच जाएंगे। अब
उन्हें लगा कि शिखर पर पहुंचना अब आसान सा प्रतीत हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जिस गति से हम लोग चल रहे हैं, अगर इसी गति से वास्तव में चढ़ाई चढ़े तो हम जल्दी ही शिखर पर पहुंच जाएंगे। और उनके अंदर का उत्साह देखकर वो बिल्कुल प्रसन्न हो गए और उन्हें अंदाजा लगाया कि 1 बजते बजते वो शिखर पर पहुंच सकते हैं। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे, लहाटू जो उनका सहायक था वो पीछे पीछे उनके चला आ रहा था। और जब ये लोग थोड़ी दूर चढ़ लेते तो किसी एक स्थान पर बैठकर कुछ विश्राम करते और विश्राम करने के बाद फिर वो चढ़ाई चढ़ते। तो दक्षिण शिखर के नीचे इन्होंने कुछ थोड़ी देर के लिए विश्राम किया, आराम किया। तब तक वो पीछे से चलते चलते धीरे धीरे उनके पास पहुंच गया। फिर सबने वहां बैठकर थोड़ी थोड़ी चाय पी। हमने फिर चढ़ाई शुरू की, थोड़ी थोड़ी चाय पी और उसके बाद फिर वो चढ़ाई शुरू करने लगी। क्योंकि चढ़ना तो था, लक्ष्य उनका था शिखर पर पहुंचना। और शिखर पर पहुंचने के हिसाब से देखा जाए तो अगर वो थोड़ा भी निराश हो जाएंगी, थोड़ा भी थकावट होगी तो लक्ष्य तक पहुंचना आसान नहीं होगा। और उनके अंदर तो इतना उत्साह था कि वो कभी भी ये कहती ही नहीं थी कि नहीं उन्हें थकावट हो गई है या वो नहीं चढ़ पाएंगी। जब इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद, बर्फ में दब जाने के बावजूद भी वो डर गई थी, फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं वो भयभीत नहीं है, वापस नहीं जाना चाहती, वो चढ़ रही। तो उनके अंदर बहुत हिम्मत थी। फिर हमने थोड़ी थोड़ी चाय पी और चढ़ाई शुरू की। लहाटू एक नायलॉन की रस्सी लाया, इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े। अब लहाटू जो सहायक था उनका, वो एक नायलॉन की रस्सी लाया। रस्सी से चढ़ने के लिए जो सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं कि सदस्य जो होते हैं वो उसमें एक कांटे की तरह लोहे का कांटा बांधते हैं और जोर से नचाकर पूरी ताकत से उसे ऊंचाई पर फेंकते हैं। और वो कहीं बर्फ में जाकर पूरी तरह धंस जाता है गहरा, तो फिर उसे खींचकर मजबूती से देख लेते हैं, फिर उसी का सहारा ले लेकर चढ़ने लगते हैं। मैं रस्सी के सहारे चढ़ा, जबकि लहाटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा के बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। पहाड़ी स्थानों पर चलने वालों को ये पता होता है कि वो किस तरह जोर लगाएंगे तो ऊपर पहाड़ी पर चढ़ते चले जाएंगे। तो लहाटू उनका सहायक था और उसने क्या किया कि रस्सी को इस तरह थामे था कि ये दोनों लोग आसानी से चढ़ सके, अंगदोर जी और बचेंद्री पाल। तो इनका संतुलन न बिगड़े, इनको आसानी से चढ़ते बने। तो इन्होंने क्या किया कि लहाटू ने उस रस्सी को बीच से पकड़ रखा था। लहाटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 मीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति घंटे की दर से लेकर चढ़ रही थी। अब उन्होंने कहा कि ऊंचाई जब ज़्यादा होती है तो ऑक्सीजन भी ज़्यादा लगेगी। और उन्हें लगा कि क्योंकि फेफड़ों को ज़्यादा सांस खींचनी पड़ेगी तब तो ताकत मिलेगी, लेकिन वो क्या कर रही थी, 4 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से जो उन्हें ऑक्सीजन लेनी चाहिए थी उसकी अपेक्षा 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से वो लेकर चढ़ रही थी। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई और वो धीरे धीरे चढ़ती जा रही थी कि अचानक लहाटू को लगा कि शायद चढ़ने में कठिनाई हो रही इन्हें। तो उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर का रेगुलेटर घुमाया और थोड़ी सी ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा दी, मतलब तेजी कर दी। और जैसे ही उन्हें लगा कि रेगुलेटर से ऑक्सीजन उन्हें ज़्यादा मिलने लगी, उन्हें लगा कि चढ़ाई अब आसान सी लग रही है और आसान ही उन्हें प्रतीत होने लगी। कठिन चढ़ाई भी वो आसानी से चढ़ने लगी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। अब जैसे जैसे ऊंचाई पर वो चढ़ती जा रही थी, हवा की गति बढ़ती जा रही थी। हवा की गति इतनी तेज थी कि शीतल हवाएं चारों ओर चल रही थी
ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया था। अब शंकुकार का पहाड़ होता है, शंकुकार मतलब बिल्कुल आइसक्रीम के कोन की तरह वो नीचे से तिरछा होते हुए तो होता है। उस पर जो ढलान होती है बिल्कुल ऐसी होती है कि पाँव पड़े तो कई 100 मीटर नीचे फिसल जाएं। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा कि सफलता बहुत नज़दीक है। अब जब उन्होंने शिखर की ऊंचाई देखी और उसके फिसलन भरे रास्ते को देखा और उसकी जो बिल्कुल तिरछी चढ़ान वाली चढ़ाई थी, जब उसको देखा तो बहुत आश्चर्य में पड़ गई कि सफलता अब उनके बहुत करीब थी। अगर वो थोड़ी भी हिम्मत हारेंगी तो वो सफलता से वंचित रह सकती हैं, इतना ऊपर चढ़ने के बावजूद। तो उन्होंने हिम्मत बढ़ाई, आराम से पैर टिकाया और धीरे धीरे जैसे जैसे उनको लगा कि अब सफलता उनके बहुत करीब आ गई है, उनका उत्साह बहुत दुगना हो गया। और दुगना होने के साथ साथ उनके अंदर की हिम्मत भी बढ़ गई। और अचानक लगा कि लक्ष्य जब किसी को बहुत करीब दिखाई पड़ता है या मिल जाता है तो ऐसा लगता है कि अब वो लक्ष्य जो है हमारी मुट्ठी में है। तो सांसें घबराहट में रुकने लगती हैं या बहुत ज़्यादा खुशी में भी घबराहट होती है। और ठीक 23 मई 1984 के दिन दोपहर 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। अब हुआ क्या कि ठीक 23 मई 1984 की बात है, जब बचेंद्री पाल ठीक 1:07 पर वो शिखर पर उन्होंने अपने पांव रख दिए थे। यानी एवरेस्ट के शिखर सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ करके वो वहाँ कै बजे पहुंचे? 1:07 पर। 1:07 पर वो सीधे एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई और खड़ी हो गई। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। ये बहुत बड़ी बात थी भारतीय इतिहास में कि ये पहली भारतीय महिला थी जिन्हें एवरेस्ट पर चढ़ने का गौरव प्राप्त हुआ था। तो उन्हें लगा कि बस इससे ज़्यादा खुशी का उनके जीवन में कोई और अवसर नहीं आ सकता। उन्हें लगा कि जीवन का समस्त सारे लक्ष्य जो हैं उनके पूरे हो गए हैं, क्योंकि जो लड़की हर तरह से चाह करके कि उसे सुविधाएं भी नहीं थी, कोई ट्रेनिंग के दौरान ही उन्होंने जो कुछ सीखा था, लेकिन हिम्मत जब रहती है तो ऊपर वाला भी मदद करता है। और ऐसी स्थिति में वो धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते अपने साथियों को यहाँ तक कि वो पीछे छोड़ दी, लेकिन अंगदौर जी ने अंत तक उन्हें बहुत साथ दिया। लाटू जो उनका सहायक था वो भी उन्हें बहुत सहायता करता है। और धीरे धीरे जब चढ़ाई बिल्कुल करीब आ गई तो लाटू ने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ा दी, क्योंकि जितनी ऊंचाई पर चढ़ते जाएंगे ऑक्सीजन उतना कम होता जाता है वहाँ पर, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो हम चढ़ नहीं पाएंगे। तो बढ़ाया तो वो थोड़ी आसानी से चढ़ ली और जैसे ही देखी कि शिखर तो बिल्कुल करीब है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था और अंततः 1:07 पर वो पहुंच गई। एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी। शंकु बिल्कुल तिरछा, जैसे ट्रायंगल जिसको कहते हैं, त्रिभुज, तो ऐसा शंकुकार था कि उसका शिखर बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल ऐसे पतला सा उल्टा वी जिसको कहते हैं उस आकार का था। अब आप कल्पना कीजिए कि उस आकार पर शिखर पर पहुंचकर उसकी चोटी पर पांव रखने की जगह कहाँ होगी? बिल्कुल नहीं होगी। और ऐसी स्थिति में कहाँ खड़े होकर के वो उस शिखर पर झंडा गाड़ेंगी? तो बिल्कुल तिकोनी जो जगह थी, इतनी जगह ही नहीं थी कि दो व्यक्ति, अंगदौर जी और ये बचेंद्री पाल, दोनों लोग चढ़े थे, लेकिन दो लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी। दो लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान, शिखर इतना नुकीला था कि वहां दो लोग खड़े ही नहीं हो सकते थे।
और इतनी नुकीली कि चारों तरफ शिखर ऐसे और उसके चारों ओर ढलान जो थी बिल्कुल तिरछी, बिल्कुल ट्रायंगल जिसको समझ लीजिए आप। और उस पर कहाँ दो लोग खड़े होते, चारों ओर ढलान बिल्कुल ऐसी थी कि जहाँ खड़े हो और जरा सी चूक हो जाए, जरा सी चूक हो जाए तो उसका क्या होगा, उसका कारण ये होगा कि मृत्यु सुनिश्चित है। शिखर पर पहुंचकर भी मृत्यु सुनिश्चित है। लेकिन दो लोग खड़े नहीं हो सकते थे। अब प्रश्न सुरक्षा का आ गया कि कैसे खड़ा हुआ जाए उस जगह पर, क्योंकि वो अपने साथ दुर्गा की माता की फोटो, हनुमान चालीसा लाल कपड़े में बांध के ले गई थी, वो उन्हें वहाँ रखना था, लेकिन वहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी। हमने पहले, अब उन्होंने क्या किया कि कोई उपाय निकाला। सबसे पहले फावड़े से उन्होंने बर्फ की खुदाई की, काटा, अपने आप को सुरक्षित रूप में स्थिर किया, यानी पांव को टिकने भर के लिए उस ऊपर जो शंकु आकार, त्रिभुज के आकार का जो ट्रायंगल था, उस पर उन्होंने कुछ थोड़ी सी फावड़े से कटाई की, और कटाई करने के बाद पांव रखने भर जगह हो गई, तो वो खड़ी नहीं हुई। वहीं पर वो पहुंचकर इतनी खुश थी, इतनी खुश थी कि वो घुटनों के बल उसी जगह पर बैठ गई। अब उन्होंने काठमांडू जब वो उतरी थी तभी उन्हें शिखर की चोटी को देखकर, जब वहाँ के लोगों ने उसे सागर माथा का नाम दिया था, तो उन्हें लगा कि वास्तव में सागर माथा कहलाने लायक ये शिखर है। तो शिखर है, तो इन्होंने ये कहा। तो जैसे ही वो फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया, बर्फ की खुदाई की, काटा और अपने आप को पांव जमाकर खड़े करने लायक बनाया। इसके बाद वो घुटनों के बल वहां बैठ गई। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन किया, और इतनी खुश थी कि घुटनों के बल बैठकर उन्हें लगा कि ये जो हिमालय है, भारत माता का मुकुट है, इसको उन्होंने माथा रखकर ऐसे उसको चूमा कि जैसे लगा कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता उन्हें मिल गई है, अब उन्हें जीवन में कुछ नहीं चाहिए। तो ये खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने उस सागर माथे के ताज का चुंबन किया, चूमा उसे माथे को, और लगा कि जीवन अपार खुशियों से भर गया। और बिना उठे ही, वो घुटनों के बल ही बैठी रही, बिना उठे ही उन्होंने लाल कपड़े में से दुर्गा की, माता दुर्गा की का चित्र निकाला और हनुमान चालीसा निकाली, और हल्की सी एक छोटी सी पूजा की, हनुमान चालीसा का पाठ किया, लाल कपड़े में उसे लपेटा। वहां पहुंचकर भी उन्हें ये लगने लगा कि ईश्वर के अलावा वहां तक पहुंचने में उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था, और ऐसी स्थिति में उन्हें लगा कि ईश्वर को धन्यवाद दिए बिना उनका लक्ष्य पूरा नहीं होगा। तो उन्होंने हल्की फुल्की पूजा की, घुटनों के बल वो बैठी ही थी, हल्की फुल्की पूजा की, छोटी सी पूजा अर्चना की, और फिर वहां पर बर्फ का एक गड्ढा बनाया, और उस गड्ढे में वो चित्र और हनुमान चालीसा दोनों उन्होंने उस लाल कपड़े में बांधकर उसके भीतर रख दिया। आनंद के इस क्षण में उन्हें अपने माता पिता याद आ गए। बिल्कुल सीधी सी बात है, चाहे माता पिता चाहे कितना भी उन्हें मना करते रहे हों, लेकिन ऐसे अवसर पर जब उन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्त किया था तो सबसे पहले उन्हें अपने माता पिता की याद आई, जिनकी वो संतान थी। उन्हें लगा कि माता पिता को कितना गर्व का अनुभव होगा। और फिर जैसे ही मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं रज्जु नेता अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से झुकी। अब अंगदोर जी जो उनके साथ साथ उस चढ़ाई पर चढ़े थे, वहाँ से उठकर सबसे पहले उन्होंने झुककर प्रणाम कर उनको नमन किया और अंगदोर जी के प्रति आदर भाव से वो झुकी। अंगदोर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, अंगदोर जी का जो वास्तव में सहयोग बचेंद्री पाल को मिला था, जिसकी सहायता से ही कहना चाहिए कि वो उस शिखर तक पहुंच पाई, तो उन्हें धन्यवाद दिए बिना वो कैसे आगे बढ़ती। उनको लगा कि जितना सहयोग अंगदोर जी ने उनके साथ किया, वो उसके बिना वो शायद एक कदम भी चल ना पाती।
फिर अंगदौर जी, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, उनके अंदर की हिम्मत बढ़ाई थी, लक्ष्य तक पहुंचाने का काम किया था। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई दी और बिना ऑक्सीजन के वो दोबारा चढ़े थे। अंगदौर जी, बचेंद्री पाल की तो पहली शिखर यात्रा थी, लेकिन अंगदौर जी की दूसरी शिखर यात्रा थी। इस नाते उनके अंदर हिम्मत भी ज़्यादा थी और दूसरी बार उन्होंने जब वो पूरे रास्तों से परिचित हो गए, वहाँ की कठिनाइयों को जान गए, तो वो बिना ऑक्सीजन के चढ़े। ये अपने में एक बहुत बड़ा अनुभव है कि ऑक्सीजन, जिस स्थान पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है, ना के बराबर, वहाँ और चढ़ान पर चढ़ने में हमें ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। ऐसे स्थान पर भला बिना ऑक्सीजन के कोई कैसे चढ़ सकता है। लेकिन वो चढ़े और फिर उन्होंने बधाई दी, उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसा। इतने खुश थे अंगदौर जी बचेंद्री पाल को देख करके कि उन्होंने शिखर पर अपना अभियान पूरा किया, तो उन्होंने मारे खुशी के उन्हें गले लगाया, आशीर्वाद दिया और कानों के पास फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की। वो उन्हें दीदी कहते थे, तो उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छी चढ़ाई की है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और साथ ही कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने इतनी अच्छी चढ़ाई की है, क्योंकि बहुत तेज चढ़ती थी बचेंद्री पाल। उनके साथ चलने वाले जो लोग थे वो बहुत पीछे छूट जाते थे, लेकिन फिर भी वो कभी भी धीमे गति से चलने वालों के साथ चलने को तैयार नहीं थे। और अंगदौर जी के साथ उनको चढ़ना इसलिए अच्छा लगता था कि वो भी तेज गति से चलते थे। बस फर्क इतना था कि बचेंद्री पाल ऑक्सीजन लेके चलती थी और अंगदौर जी बिना ऑक्सीजन के। फिर कुछ देर बाद सोनम पुलजर पहुंचे और फिर धीरे धीरे करते हुए उनके अन्य जो साथी थे वो भी पहुंचे। उन्होंने फोटो लेना शुरू कर दिया। अब इतनी बड़ी ख्याति प्राप्त कर, इतनी विश्व प्रसिद्ध चीज़ को करने के बाद वो वहाँ के शिखर की फ़ोटो लेना, वहाँ के चारों ओर फोटो खींचा और बहुत खुश थे। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी। अब कर्नल खुल्लर को इन्होंने वॉकी टॉकी साथ लेके चढ़ते थे और लाहाटू जो इनका सहायक था, जैसे ही ये लोग सोनम पुलजर और अंगदौर जी और बचेंद्री पाल जब शिखर पर पहुंच गए, तो लाहाटू को लगा कि ये खबर नीचे बेस कैंप में कर्नल खुल्लर को देनी चाहिए। उन्होंने वॉकी टॉकी से जल्दी जल्दी कर्नल खुल्लर को बताया कि 4 लोग पहुंच गए हैं। वॉकी टॉकी दिया गया था। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। सीधी सी बात है, कर्नल खुल्लर को बड़ा अच्छा लगा कि एक भारतीय महिला एवरेस्ट शिखर यात्रा में सबसे आगे निकली है। तो उन्होंने बहुत प्रसन्नतापूर्वक बधाई देते हुए कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। और उन्होंने कहा क्या कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए सबसे पहले तुम्हारे माता पिता को बधाई दूंगा, जिन्होंने बचेंद्री पाल जैसे संतान को जन्म दिया, जिसको भारत पर गर्व है, भारत जिसके ऊपर गर्व करता है, जिसने हिम्मत और मदद के सहारे अपना लक्ष्य प्राप्त किया। तो ऐसे लोगों के माता पिता को बधाई देना बिल्कुल उचित था। मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम्हें ऐसे संसार में वापस जाओगी। अब उन्होंने कहा पूरा देश आज गौरवान्वित अनुभव कर रहा है अपने आप को, यानी तुम पर गर्व अनुभव कर रहा है कि तुम एक ऐसी महिला हो जिसके अंदर हिम्मत और जज्बा है। तो उन्होंने माता पिता को बधाई दी। फिर देश में जो उनका सम्मान बढ़ा था वो भी उन्होंने बताया और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब जब तुम आगे जाओगी तो आगे जाने पे तुम्हारी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। अब तुम साधारण बचेंद्री पाल न होकर भारत का इतिहास रचने वाली बचेंद्री पाल हो गई हो। तो तुम
वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है, अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न है। यानी कि तुम्हारे पहले के संसार से बिल्कुल रहन सहन सब कुछ तुम्हारा बिल्कुल अलग है। तो अब तुम ऐसे है, यानी तुम भारत का गौरव हो और उस गौरव के नाते तुम्हारा एक अपना नाम है, इसलिए तुमने एक इतिहास रचा है और उस इतिहास के चलते तुम सुप्रसिद्ध हो गई हो भारत के इतिहास में। तो बचेंद्री पाल की ये रही शिखर यात्रा जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, आप उसको दोहरा लीजिए। इसके कुछ ऐसे प्रश्न अब मैं कराऊंगी जिन प्रश्नों को पाठ्यपुस्तक के पीछे नहीं दिया गया है। तो आज की इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।